Nope. Welcome back to my channel. Today we will be starting with our next topic, that is our Claisen condensation reaction. जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि आज हम लोग क्लेजन कंडेंसेशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग क्लेजन स्मिथ रिएक्शन किए थे। आज एक अलग रिएक्शन करेंगे, वो उसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बहुत ही आसान एक रिएक्शन है। ये भी आपके एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आएंगे, एल्डिहाइड कीटोन नहीं, एसिड डेरिवेटिव के चैप्टर में आएंगे। इट इज द रिएक्शन ऑफ एस्टर्स। ओके, जैसे कि हमने एल्डोल रिएक्शन किया था, इसका जो मैकेनिज्म है पूरी की पूरी सेम एज दैट ऑफ एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है वो पूरा एल्डोल रिएक्शन जैसा है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है एल्डोल में, एल्डोल फॉर्म होता है मतलब अल्कोहल और एल्डिहाइड, इसमें क्या फॉर्म होता है बीटा कीटो एस्टर। मैं आपको मैकेनिज्म दिखा दूंगा एक बार, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन से क्वेश्चंस आते हैं। इसको आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और अच्छे से सुनना भी है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था क्या, इट इज अ रिएक्शन ऑफ एस्टर्स। ओके, तो बेसिकली इट इज अ रिएक्शन ऑफ एस्टर्स। ठीक है, मैं थोड़ा लिख लेता हूं। रिएक्शन ऑफ एस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे हम एसिडिक हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे क्योंकि एस्टर्स में जो अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन रहता है इट इज नॉट एसिडिक। वो उतना एसिडिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर उसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है बाय अ बेस, तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा इट इज नॉट स्टेबल, बिकॉज कॉन्जुगेट बेस में क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है। इसलिए एस्टर्स का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो उतना एसिडिक नहीं होता है। ओके, सेकेंड, reagent strong base such as alkoxides. Okay, metal sodium alkoxides, बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, सोडियम alkoxides, that is NaOR. okay, NaOR सोडियम एल्कोक्साइड। जो एल्कोक्साइड क्या है, न्यूक्लियोफिलिक बेस। एल्कोक्साइड्स OR माइनस is a nucleophilic base. It can act as a base as well as a nucleophile. यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड्स एज ए रिएजेंट। और प्रोडक्ट जो आता है बीटा कीटो एस्टर्स। ओके, ये हमने थोड़ा समरी लिख लिया पहले, अब हम देखेंगे इससे कहानी। ओके, तो हम शुरू करते हैं सबसे सिंपल से। ठीक है, ये मैंने सबसे सिंपल एक एस्टर ले लिया और जो रिएजेंट मैं यूज कर रहा हूं NaOCH3। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसका जो हाइड्रोजन है मैंने बताया था इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत एसिडिक नहीं है, वीकली एसिडिक, मतलब एसिडिक है ही नहीं, बहुत कम एसिडिक। क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन लेता है, अगर ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है बेस से, तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज बनेगा ये भी माइनस रेजोनेंस करेगा और ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस करेगा, तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब एक देखो, अगर यहाँ पे क्योंकि एल्कोक्साइड्स आर न्यूक्लियोफिलिक बेस, तो एल्कोक्साइड अगर यहाँ पे अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, एल्कोक्साइड अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है तो ये उठता है फिर ड्रॉप करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो OCH3 माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये जो OCH3 माइनस है यानी OR माइनस इज अ पोटेंशियल लिविंग ग्रुप। मतलब इट कैन बी एज अ लिविंग, इट कैन एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप। मतलब ये लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, इतना अच्छा नहीं है लेकिन इट कैन एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 COCH3। क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, है ना। जो रिएक्टेंट था देखो प्रोडक्ट भी वो आ गया। तो अगर यहाँ पे OCH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या पता चल गया कि जो OR माइनस है यानी OCH3 माइनस डू नॉट
act as a nucleophile, do not act as a nucleophile। और हमें क्या पता है, alkoxides are nucleophilic base, मतलब it can act as a base as well as a nucleophile। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखा, it will not act as a nucleophile। अभी उसके पास बस एक सिंपल सा क्या रास्ता बचा है, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, it will act as a base, मतलब it has to act as a base, क्योंकि उसके पास जो न्यूक्लियोफिलिक रास्ता था वो तो बंद हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका असली कहानी। तो पता चल गया क्यों न्यूक्लियोफाइल की जैसा काम नहीं करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल की जैसा काम करता है तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं आएगा। अब हम वही लेंगे, NaOCH। ओके, ये जो पहला स्टेप है ये क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो एक रिवर्सिबल स्टेप है। और फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्कोक्साइड आयन यानी OCH3 माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा और यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा। ओके, फिर हमारे पास जो आएगा CH2 माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो मैंने बोला था कि ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, तो इस क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये रिवर्सिबल स्टेप है और ये हाइड्रोजन उतने एसिडिक नहीं है, तो इस स्टेप का टेंडेंसी क्या होगा, बैकवर्ड रहने का। ये रिवर्सिबल स्टेप का क्या टेंडेंसी रहेगा, द रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड मोड, क्योंकि ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है। तो हमें क्या करना पड़ता है, बेस को एक्सेस में लेना पड़ता है। ओके, बेस को क्या करना पड़ता है, एक्सेस में लेना पड़ता है, ताकि अगर हम बेस को एक्सेस में लें अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, प्रोडक्ट विल मूव फॉरवर्ड, मतलब जो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेम एज एल्डोल, एल्डोल का मैकेनिज्म याद करना। ठीक है, एल्डोल का मैकेनिज्म याद करना। अब मीडियम में और भी मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर्स हैं, ये भी आपका क्या होगा, रिवर्सिबल। मीडियम में और भी मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर है। अब ये क्या करेगा, विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये कार्बन आयन विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है। ठीक है, मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एसिडिक इतना है नहीं, और कार्बन आयंस आर लेस बेसिक, क्योंकि उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बन जाएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, CH3CO माइनस OCH3 CH2, ये बन जाएगा। ओके, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से देखो, एल्डोल में क्या होता था, यहाँ पे एक H लगा रहता था, लेकिन अभी यहाँ पे देखो क्लेजन में देखो, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप लगा है OCH3 और ऊपर क्या है O माइनस। अब मैंने बोला था जब भी O माइनस होगा, O माइनस के पास एक हाई टेंडेंसी होगा कि वो अपना कार्बोनिल यानी C डबल बॉन्ड जो है वो रिजनरेट करे। तो O माइनस क्या करेगा, इसको ड्रॉप करेगा और इसको बाहर फेंक देगा, क्योंकि OCH3 माइनस क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप, मतलब पोटेंशियल लिविंग ग्रुप है। अब ये जो स्टेप है ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल स्टेप है, ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये क्या बन गया, आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। अब ये देखो, ये क्या है, अल्फा, ये क्या है, बीटा, तो क्या बन गया, बीटा कीटो एस्टर। जो आपका प्रोडक्ट बन गया बीटा कीटो एस्टर। ओके, ये आपका प्रोडक्ट बन गया क्लेजेन से। मैकेनिज्म समझ में आ गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप था और ये थर्ड स्टेप था।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा? क्या रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा? देखो ये थोड़ा सोचने की बात है, मैं बस प्रोडक्ट को नीचे लिख के रख रहा हूं, बाकी मिटा रहा हूं, ठीक है। मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, एल्डोल जैसा। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो प्रोडक्ट आया था, ध्यान से सोचना, और मीडियम में क्या है, बेस है, एक्सेस में बेस हमने क्या लिया था, एक्सेस में। अब देखो ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप है और ये क्या है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। दोनों सी डबल बॉन्डों के बीच जो CH2 रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। और एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक ये क्यों होता है, ये दोनों तरफ से कार्बोनिल खींच रहा है, कार्बोनिल का स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर बहुत रेल प्लस आ गया। अब ये OCH क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा, क्योंकि मीडियम में बेस एक्सेस है। और ये रिएक्शन क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। ये भी रिवर्सिबल होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं अभी। तो आपका जो अभी जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ये बनेगा, है ना, ये बन जाएगा। अब ये जो आपका कॉन्जुगेट बेस है, देखो ये हाईली स्टेबल है, दोनों तरफ रेजोनेंस कर पा रहा है, ठीक है। तो अभी हमें जो प्रोडक्ट था बीटा कीटो एस्टर उसको रीजेनरेट करना है। कैसे करना है रीजेनरेट? अब तो क्या हुआ, टोटल हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो कन्वर्ट हो गया इनटू दिस कॉन्जुगेट बेस। जो प्रोडक्ट बना था पहले बीटा कीटो एस्टर वो अभी कन्वर्ट हो गया आपके प्रोडक्ट में, आपके सॉरी कॉन्जुगेट बेस में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइल्ड या फिर सिर्फ एसिटिक एसिड से इसको ट्रीट करना है, ठीक है। अगर हम इसके एसिटिक एसिड से ट्रीट करेंगे क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है, सॉरी ये जो माइनस है ये क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा और आपका प्रोडक्ट दे देगा। फिर से क्या आ जाएगा, आपका बीटा कीटो एस्टर, ठीक है, बीटा कीटो एस्टर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये तो होना ही है, क्योंकि ये तो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था बहुत हाईली एसिडिक है और मीडियम में आपके पास अभी भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसको क्या करना है, हमें उसको फिर से प्रोटोनेट करना है। प्रोटोनेट कैसे करेंगे, हमें वीक एसिड यूज करना है, वीक एसिड। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करेंगे तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज नहीं कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज नहीं कर सकते ताकि इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस ना हो जाए। ओके, एक सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया पूरा मैकेनिज्म? ओके, चलो मिटाते हैं। आपको एसिडिक एसिड वाला स्टेप, मतलब लास्ट जो स्टेप है प्रोटोनेशन वाला, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखोगे, ओके, एग्जाम में सिंपल एल्डोल जैसा प्रोडक्ट लिखोगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, चलो, तो हमने क्या लिया था, CH3 OCH3। अब यहां पे मान लो हमने एक बार, यार इसको क्या हो गया, हमने एक बार NaOCH3 दिया, ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड, एक बार NaOET दिया, सोडियम इथॉक्साइड। ओके, एक बार हमने क्या दिया, सोडियम मिथॉक्साइड, और एक बार हमने क्या दिया, सोडियम इथॉक्साइड। अब पहले वाले का प्रोडक्ट तो आपको पता है, अभी क्या, पहले वाले का जो प्रोडक्ट आता है बीटा कीटो एस्टर, अभी क्या है ना, लेकिन इसमें देखो, क्या इसमें सेम मैकेनिज्म होगा, क्या इसमें भी देखो एल्कोक्साइड है,
इसमें भी अल्कोक्साइड यहाँ पे क्या बेसिक एसिडिक हाइड्रोजन लेगा? इसमें नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन था ये इतना, मतलब ये जो अल्फा हाइड्रोजन था ये एसिडिक क्या था? एसिडिक नहीं था, एसिडिक नहीं था। लेकिन इस स्टेप में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था। तो OCH3 अगर यहाँ पे अटैक करता तो प्रोडक्ट जो बन रहा था वो रिएक्टेंट जैसा सेम बन रहा था। तो OCH3 फोर्स्ड बाय फोर्स उसको एसिडिक, मतलब यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन था उसको लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पे देखो अगर OET यहाँ पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट तो अलग हो गया रिएक्टेंट से। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट से अलग है, तो यही रिएक्शन तो हो जाएगा, ये रिएक्शन तो बहुत आसानी से हो जाएगा। रिएक्शन इज इजीली फिजिबल, है ना? रिएक्शन इज फिजिबल, बहुत आसानी से ये वाला हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो हाइड्रोजन था ये इतना एसिडिक नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस तक जाता था वो क्रॉस कॉन्जुगेशन से अनस्टेबल था। ये जो कॉन्जुगेट बेस था वो अनस्टेबल था। लेकिन OCH3 के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, है ना? अगर वो यहाँ पे अटैक करता तो प्रोडक्ट सेम बन जाता, रिएक्शन होता ही नहीं, कोई फायदा नहीं था। लेकिन OET के पास इथॉक्साइड, मतलब OCH2CH, इसके पास तो ऑप्शन है। अगर वो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप बैठा है, मतलब पोटेंशियल लिविंग ग्रुप, इट कैन एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप, तो हमारे पास ऐसे हाईली एनर्जेटिक स्टेप से ये स्टेप अच्छा होगा, ये स्टेप एनर्जेटिक, ज्यादा एनर्जेटिक होगा, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो अनस्टेबल है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। तो इस स्टेप में, मतलब अगर ये वाला हाइड्रोजन लेता तो इस स्टेप की एनर्जी थोड़ा ज्यादा था। तो अगर हम ऐसे करेंगे कि कोई दूसरा एल्कोक्साइड ले लिया जो इसके साथ सेम नहीं है, तो वो क्या करेगा? इजीली न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, एसिड बेस अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ओके, समझ में आ गया? क्योंकि हमारे पास क्या था? एक यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप बैठा था। तो यहाँ पे एक समरी हम लिख सकते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान से समझ लो, ठीक है? यहाँ पे आप इस साइड में कुछ भी ले लो, याद रखें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और यहाँ पे हम लेते हैं OR। ओके, OR, OR, और जो रिएजेंट है वो NaOR डैश, NaOR डैश। अब दो पॉइंट, पहला पॉइंट, इफ R, ये वाला R इज इक्वल टू R डैश, मतलब R एंड R डैश अगर सेम हो जाए तो रिएक्शन होगा आपका क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन मतलब तब क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन लेगा और फिर आगे जैसा होगा मैंने दिखाया था अभी। सेकेंड कंडीशन, इफ R नॉट इक्वल्स टू R डैश, मतलब अभी मैंने जो एग्जांपल आपको दिखाया, अगर यहाँ पे मिथाइल हो, यहाँ पे इथाइल हो, या फिर कुछ भी और हो, तब रिएक्शन क्या होगा? सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ में आ गया, है ना? तो यहाँ पे अगर R डैश एंड R इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तब क्या होगा? क्लेजन कंडेंसेशन। और अगर इक्वल नहीं हो तब होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? अब आइए एग्जांपल्स में आते हैं। चलिए ये वाला बताइए क्या होगा? यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ता है? कोई स्ट्रॉन्ग, और भी स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज मैंने शायद आपको एल्डोल में बताया था, अगर कार्बन के साथ यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन का जो एसिडिटी है, यानी एसिडिक कैरेक्टर,
वो और भी डिक्रीज कर जाता है। एसिडिक कैरेक्टर बहुत डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि जो कार्बोनाइन बनेगा यहाँ पे, जब अगर ये हाइड्रोजन ले लेता है तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज आएगा, इट इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस टू मिथाइल ग्रुप्स। तो इसीलिए एक वेरी वीकली एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, एक हाईली स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, ये बन जाएगा। और फिर यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल ये है, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, देख लेना एक बार प्रोडक्ट ये बनता है नहीं। जैसे कि सेम रिएक्शन, ये अभी क्या करेगा, एक और मॉलिक्यूल इसके साथ अटैक करेगा, रिएक्शन करेगा, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, देखो बीटा कीटो एस्टर। और इसमें देखो यहाँ पे कोई एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे तो 2 मिथाइल लगा हुआ है ना, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो उसके बाद वाले जो स्टेप था वो और नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की जगह, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की जगह यहाँ पे क्या यूज करना है, ऑलवेज नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। इस रिएक्शन में हमेशा याद रखना, वी हैव टू यूज नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। अगर हम यहाँ पे NaOET यूज कर लेते तो इट विल गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पे क्या यूज करना है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, ताकि वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर पाए। इस मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह हाइड्रोजन का एसिडिक नहीं है, तो एसिड बेस रिएक्शन बहुत माइनर होता है। इसीलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एंड नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस यूज करना है। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक बेस यूज कर गए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस तो आप बोल सकते हो NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इसमें जो हाइड्रोक्साइड है दीज आर न्यूक्लियोफिलिक। तो OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर निकल देगा, और अगर इसको बाहर निकल गया तो कैक्लेजन रिएक्शन नहीं होगा, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो हमें क्या यूज करना है, ये बेस यूज नहीं कर सकते, हमें क्या यूज करना है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस यानी इसके ऑप्शनल क्या क्या है, हम यूज कर सकते हैं NaH, सोडियम हाइड्राइड, KH। सोडियम हाइड्राइड और KH से क्या आता है, हाइड्राइड माइनस। और शायद आपको पता है कि ये जो H माइनस है, हाइड्राइड कमिंग फ्रॉम सोडियम हाइड्राइड एंड पोटेशियम हाइड्राइड आर नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। इसका जो हाइड्राइड है वो कार्बोनिल पे कभी अटैक नहीं मारता। सोडियम हाइड्राइड और पोटेशियम हाइड्राइड से जो H माइनस आता है वो कभी भी कार्बोनिल पे अटैक नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता, क्यों नहीं होता है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हम जब रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल करेंगे तब देखेंगे कि सोडियम हाइड्राइड और पोटेशियम हाइड्राइड कार्बोनिल पे क्यों नहीं अटैक मार सकता। आप कितने भी कोशिश कर लो, यहाँ से जो हाइड्राइड माइनस आता है वो कभी कार्बोनिल पे अटैक नहीं मार सकता, क्योंकि ये क्या है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। ये हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन देगा, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस हाइड्रोजन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा क्वेश्चन पे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, इसको क्या हो गया भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, अब देखो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें अटैक OET माइनस है, तो क्या होगा, देखो R इज इक्वल टू R। तो मैंने बताया था अगर R इज इक्वल टू R डैश हो जाए क्या होगा, क्लेजन रिएक्शन। तो OET माइनस क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन लेने के बाद क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा
और अगला स्टेप में क्या होगा, यहां पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां पे अटैक कर देगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, और आपका जो प्रोडक्ट आ जाएगा PHCO CH2 CO, ये आपका क्या बन गया, मेजर क्रॉस प्रोडक्ट। मेजर क्रॉस प्रोडक्ट, एक आपका सेल्फ प्रोडक्ट भी बनेगा, है ना। ये जो है ये अपने को भी अटैक कर सकता है, तो ये क्या बनेगा आपका सेल्फ प्रोडक्ट। ओके, ये क्या बनेगा आपका सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है, ये माइनर होगा, ये मेजर होगा, बहुत आसान है ना। ये क्या था आपका क्रॉस क्लेजन। देखो मैं क्रॉस क्लेजन भी एक साथ करा रहा हूं। ये क्या था आपका क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। समझ में आ गया पूरी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म तो कुछ है नहीं, खुद से करना बहुत आसान है इसमें। ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसमें अटैक कराना है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। अच्छा चलो, ठीक है, अब बताओ हमें रिएजेंट क्या यूज करना है, फिर से NaOH। ठीक है, अब NaOH यूज करेंगे। अब NaOH देखो यहाँ पे जो R है सिमिलर है, तो क्लेजन रिएक्शन होगा। और आप क्रॉस क्लेजन कर रहे हैं तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आप घर पे कर लेना मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका क्या हुआ, मेजर क्रॉस प्रोडक्ट। CP मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट भी बनेगा इससे, लेकिन इसका सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो कम होगा, क्योंकि माइनर हमेशा सेल्फ प्रोडक्ट होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ मेजर रिएक्शन होगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। ठीक है, ये हमने ले लिया, और जो रिएजेंट है सेम रिएजेंट NaOH। ओके, सोडियम इथॉक्साइड। देखो अभी यहाँ पे तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये दोनों साइड पे अल्फा हाइड्रोजन है। अब OH क्या करेगा, किसी भी एक पोजीशन से अल्फा हाइड्रोजन लेगा। अगर ये कोई भी एक पोजीशन से अल्फा हाइड्रोजन लेता है तो जो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब कॉन्जुगेट बेस ये बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, कार्बोनिल, दोनों कार्बोनिल इक्विवेलेंट है, कहीं पे भी अटैक करेगा, करने दो उसे, ये निकल के आ जाएगा। जब प्रोडक्ट बन जाएगा, जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा वो आपका क्या होगा, ऑब्वियसली क्रॉस से ही आएगा। ठीक है, ये आपका बन गया मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आपको इसके बाद में क्या होगा ये थोड़ा जानना है। ठीक है, अगर हम इस प्रोडक्ट को 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो यहां से क्या निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से निकल के जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, इस एलिमिनेशन का मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए जैसे कि हीट करने से डिकार्बोक्सिलेशन होता है। कभी कभी देखेगा
हीट करने से CO2 निकल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम हीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO निकल के जाता है और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपके एडवांस या मेंस में ये रिएक्शन आ सकता है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे A लिखा होगा, फिर यहाँ पे हीट देके B लिखा होगा, आपको B को बताना है और B आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ओके, और कोई है इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म? अच्छा, एक और। अब थोड़ा जो इंट्रामोलिकुलर क्लेजन है देख लेते हैं, दो एग्जांपल। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकमैन कंडेंसेशन भी बोलते हैं। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन को, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन जो है आपका, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन को क्या कहा जाता है कभी कभी, मतलब उसका नाम है डिकमैन कंडेंसेशन। ओके, डिकमैन कंडेंसेशन भी कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं इसका। अब देखो रिएजेंट हमने क्या यूज किया, सोडियम मिथॉक्साइड यूज किया। तो अगर हम यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड यूज करेंगे तो देखो दोनों पे, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, वो मैंने एक पे मिथाइल लिख दिया, चलो इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। अब सोडियम मिथॉक्साइड तो अगर यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो प्रोडक्ट सेम आ जाएगा, तो नहीं कर सकता। अब ये क्या करेगा, कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा और जो बन जाएगा, कोई भी, दोनों इक्विवेलेंट है, बन गया आपका ये। ठीक है, OCH3 CH2 माइनस। अब देखो आप सबको पता है इंटरमोलिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज फेवरेबल ओवर इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा फाइनली, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट जो हो जाएगा ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या था आपका इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। इंटरमोलिकुलर यहाँ पे नहीं होगा, आप सबको पता है इंटरमोलिकुलर इज फेवरेबल ओवर इंटरमोलिकुलर क्लेजन रिएक्शन, तो ऑलवेज इंटरमोलिकुलर रिएक्शन फेवरेबल होगा। ठीक है, अब थोड़ा लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं और हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, बहुत आसान था अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं क्या था। ठीक है, ये था हमारा 1 2 3, हाँ ठीक। अब देखो इसमें हम क्या यूज करेंगे, सेम NaOMe। अगर हम NaOH या फिर कुछ और यूज करते तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो जाता। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है देखो, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 2 है ना, लेकिन कौन सा लेगा, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा लेगा ये देखना है। ऑब्वियसली ये लेगा, अगर ये लेगा तो CH2 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो जो रिंग बनेगा वो क्या बनेगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। जो रिंग होगा वो 6 मेंबर्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे अगर लेगा तो रिंग क्या बन जाएगा, 4 मेंबर्ड, या फिर देखो कितना बनेगा, शायद 4 मेंबर बनेगा या फिर 5 मेंबर बनेगा, 4 मेंबर शायद। ठीक है, 1 2 3, हाँ 4 मेंबर बनेगा। तो 4 मेंबर रिंग इज नॉट स्टेबल, और ऊपर से उसके पास डबल बॉन्ड भी होगा, C डबल बॉन्ड लगा रहेगा, इट इज नॉट स्टेबल। तो वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट मतलब हाईएस्ट मेंबर रिंग, 6 मेंबर कहां पे बन रहा है। तो ऑब्वियसली क्या करेगा, NaO माइनस इसको ले लेगा और बन जाएगा आपका फर्स्ट क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस। ओके, अब क्या करेगा, दिस माइनस विल अटैक हियर
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन गया देखो। और आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। एक बार देख लेना ध्यान से, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, देखो बिल्कुल सही लिखा है प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली 6 मेंबर रिंग जो होगा ये प्रोडक्ट आपका मोर स्टेबल होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां से जाएगा, यहां से नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम क्लेजन की जो चैप्टर थी, क्लेजन की जो कहानी थी वो खत्म करते हैं। देखो क्लेजन की कहानी बहुत आसान था, समझ में पूरा आ चुका होगा। क्लेजन बहुत आसान था, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना, ये सब भी आता है, एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नीट में, लेकिन मेंस में शायद 2 क्वेश्चन आ जाए या फिर एक ही क्वेश्चन है इंट्रामोलिकुलर क्लेजन से। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन में ध्यान रखना है कि हमें जो रिंग फॉर्म है वो 5 मेंबर या फिर 6 मेंबर होना चाहिए। 3 मेंबर रिंग कभी नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि 3 मेंबर रिंग में अगर ये आ जाए डबल, ऐसा कोई सिस्टम आ जाए तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। इसका जो रिंग स्ट्रेन है बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली वो करना है, ठीक है। तो ये याद रखना क्या करना है क्या नहीं करना, और आपको मैकेनिज्म खुद से एक बार लिख के प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। और क्या करना है आपको, सब घर में जाके सबको एक बार प्रैक्टिस करना है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं कर दूंगा। और एक बार अच्छे से वीडियो देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज यहाँ पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में मैं क्या करूंगा वो मैं बता दूंगा। शायद अभी तक डिसाइड नहीं किया, शायद मैं क्लास 12 की शायद सारे रिएक्शन, अच्छा जो है अगले लेक्चर में बेंजोइन कंडेंसेशन कर लेंगे, बेंजोइन या फिर बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन या कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। वो हम देखेंगे। अभी तो एसिड डेरिवेटिव और आपका जो था क्या नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स का मेन जो मैकेनिज्म था, मेन रिएक्शन खत्म हो चुका है। अभी हम अलग पार्ट में जाएंगे, शायद बेंजोइन कंडेंसेशन या फिर बेकमैन रीअरेंजमेंट कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। चलो आज यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सब लोग सही रहना और अच्छे से पढ़ाई करना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।